नमस्कार। आज हम क्रिस्टल्स की दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, खास तौर पर उन आम बातों और धारणाओं को समझने के लिए जो अक्सर सुनने में आती हैं। हमारे पास एक स्रोत है, क्रिस्टल ट्रूथ्स, डिस्पेलिंग कॉमन मिसकंसेप्शंस। आज की बातचीत इसी पर आधारित होगी। हाँ, बिल्कुल। ये विषय काफी रोचक है और इसमें कई गलतफहमियां भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इन फैली हुई मान्यताओं की जड़ तक जाएं और देखें कि इस स्रोत के हिसाब से क्या महज सुनी सुनाई बातें हैं और क्या असलियत। हाँ, और हो सकता है कुछ बातें थोड़ी चौंकाने वाली भी लगें। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन मिथकों को लेते हैं जो क्रिस्टल की बाहरी बनावट, मतलब उसकी दिखावट और कीमत से जुड़े हैं। एक बहुत आम सोच है कि असली क्रिस्टल तो एकदम चिकना, साफ और चमकदार ही होगा। हाँ, ये ख्याल बहुत आम है, लेकिन स्रोत कहता है कि ये पूरी तरह सही नहीं है। सच तो ये है कि कुदरती क्रिस्टल अक्सर खुरदुरे, टेढ़े-मेढ़े या कह सकते हैं असमान होते हैं। अच्छा। हाँ, और उनकी यही असली, बिना तराशी हुई शक्ल ही उनकी ताकत का सबूत होती है। पॉलिश करने से वो दिखने में शायद सुंदर लगें, पर उनकी जो अंदरूनी प्राकृतिक ऊर्जा है, वो उनके असली रूप में ज्यादा महसूस होती है, ऐसा स्रोत मानता है। ये तो दिलचस्प है। मतलब सुंदरता से ज्यादा जरूरी उसका प्राकृतिक होना है। अच्छा, और कीमत का क्या? क्या ज्यादा महंगे क्रिस्टल ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? ये सवाल भी बहुत उठता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और स्रोत इस पर काफी जोर देता है। स्रोत का साफ कहना है कि क्रिस्टल की कीमत का उसकी शक्ति या ऊर्जा से कोई सीधा लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई लेना देना नहीं। नहीं, महंगा टैक्स सिर्फ ये दिखाता है कि वो कितना दुर्लभ है या बाजार में उसकी मांग कितनी है। बिल्कुल। ये उसकी ऊर्जा के स्तर को नहीं बताता। एक सस्ता सा दिखने वाला, शायद कम आकर्षक पत्थर भी किसी महंगे क्रिस्टल जितना ही या उससे भी ज्यादा ऊर्जावान हो सकता है। सच में? हाँ, सब कुछ उसकी अपनी अंदरूनी ऊर्जा संरचना पर निर्भर करता है और पहनने वाले या इस्तेमाल करने वाले के साथ उसका कैसा तालमेल बैठता है इस पर। तालमेल। आपने रेजोनेंस की बात की। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? क्रिस्टल के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, तालमेल या रेजोनेंस, इसका मतलब है कि हर क्रिस्टल की अपनी एक खास तरह की कंपन या ऊर्जा होती है। एक तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। हम्म। जब ये फ्रीक्वेंसी आपकी अपनी ऊर्जा से या आपकी जरूरत से मेल खाती है, तो एक तरह का खिंचाव, एक कनेक्शन महसूस होता है। यही तालमेल है। अच्छा, जैसे संगीत की धुन। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे कोई संगीत की धुन आपको अच्छी लगती है क्योंकि वो आपकी उस वक्त की भावनाओं से मेल खाती है, तो क्रिस्टल की शक्ति सिर्फ उसकी अपनी ऊर्जा पर नहीं, बल्कि आपके साथ उसके इस तालमेल पर भी बहुत निर्भर करती है। समझ गई। तो कीमत से ज्यादा जरूरी है कि वो क्रिस्टल हमसे कनेक्ट करे। इसी से जुड़ा एक और सवाल है आकार को लेकर। क्या बड़े क्रिस्टल हमेशा ज्यादा पावरफुल होते हैं? अक्सर लगता है ना कि जितना बड़ा उतना बेहतर। हाँ, ये धारणा भी आम है, लेकिन स्रोत यहाँ भी आकार को निर्णायक मानने से इनकार करता है। देखिए, आकार एक पहलू हो सकता है, पर सबसे जरूरी नहीं। अच्छा। क्रिस्टल की ऊर्जा का स्तर असल में उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मतलब वो कितना शुद्ध है, उसकी बनावट कैसी है, उसमें कोई दरारें तो नहीं है, और जैसा हमने अभी बात की, व्यक्ति के साथ उसका तालमेल कैसा है। एक छोटा सा पर बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल जो आपके साथ गहराई से रेजोनेट करता है, वो एक बड़े साधारण क्वालिटी वाले क्रिस्टल से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। तो आकार से ज्यादा फोकस क्वालिटी और कनेक्शन पर होना चाहिए। बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक तो यही है, क्वालिटी और कनेक्शन। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब बाहरी दिखावे से हटकर अंदरूनी गुणों पर ध्यान देना। चलिए, अब इस्तेमाल और उनको साथ रखने से जुड़े कुछ और मिथकों पर आते हैं। एक बात ये भी सुनी जाती है कि दो अलग-अलग तरह के क्रिस्टल एक साथ नहीं पहनने चाहिए। हाँ, ये भी सुना है, पर स्रोत इसे भी पूरी तरह से खारिज करता है। असल में वो कहता है कि कुछ क्रिस्टल जब साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनकी मिली-जुली ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, कैसे? इसे सिनर्जी कहते हैं, जहां दो ऊर्जाएं मिलकर अकेले-अकेले से ज्यादा असर पैदा करती हैं। सिनर्जी। हम्म हाँ, ये जरूर जानना चाहिए कि कौन से क्रिस्टल एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं और कौन से नहीं, क्योंकि हर क्रिस्टल की अपनी अलग ऊर्जा होती है। लेकिन ये सोचना कि दो क्रिस्टल साथ हो ही नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत है। सही कॉम्बिनेशन तो ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा,
तो कॉम्बिनेशन काम कर सकता है, पर ध्यान से चुनना होगा। बिल्कुल। और क्रिस्टल को रखने की जगह के बारे में क्या कोई खास नियम है कि इसे यहीं रखना है, जैसे सिर्फ उत्तर दिशा में या किसी खास कपड़े पर ही? लोग कई तरह के नियम बताते हैं। हाँ, नियम तो बहुत सुनने में आते हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत कहता है कि ऐसे सख्त नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। इंट्यूशन। हाँ, इंट्यूशन। आपका क्रिस्टल के साथ जो व्यक्तिगत जुड़ाव है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। नियम कुछ हद तक गाइड कर सकते हैं, मान लिया, पर आखिरी फैसला इस पर होना चाहिए कि आपको कहाँ रखकर सही महसूस हो रहा है। कहाँ आपको लगता है कि क्रिस्टल की ऊर्जा सबसे अच्छी तरह काम करेगी या फैलेगी। तो मतलब आंख बंद करके नियम ना माने? नहीं, अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना बेहतर है। जहां रखने से आपको शांति या सकारात्मकता महसूस हो, वही जगह उसके लिए सही है। ये बात मुझे इस अगले सवाल पर लाती है। क्या सिर्फ कोई एक्सपर्ट या हीलर ही हमारे लिए सही क्रिस्टल चुन सकता है? कई लोग ऐसा मानते हैं कि बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के क्रिस्टल नहीं लेना चाहिए। स्रोत इस विचार को भी एक मिथक ही मानता है। हाँ, एक अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है, जानकारी दे सकता है, वो मददगार भी हो सकती है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सबसे शक्तिशाली और सही चुनाव अक्सर वो होता है जो आप खुद करते हैं। जिस क्रिस्टल की तरफ आप बिना किसी खास कारण के खींचे चले जाते हैं, जिसे देखकर या छूकर आपको अच्छा लगता है, जिसकी ऊर्जा आपको अपनी ओर बुलाती महसूस होती है, हाँ, वही अक्सर आपके लिए उस समय सबसे सही होता है। ये जो अंदर से आवाज आती है, ये आकर्षण, ये एक जरूरी संकेत है। तो ये दिखाता है कि वो क्रिस्टल हमसे जुड़ रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस क्रिस्टल की ऊर्जा आपके उस वक्त के ऊर्जा क्षेत्र के साथ स्वाभाविक रूप से तालमेल बिठा रही है। अरे वाह! तो मतलब हमें क्रिस्टल चुनने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं, अपनी अंदर की फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए। ये बात तो काफी लोगों को राहत देगी जो कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है, व्यक्तिगत आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखभाल और क्रिस्टल के जीवन से जुड़े कुछ और मिथकों पर बात करते हैं। ये वाला तो काफी आम है और थोड़ा डराने वाला भी लगता है। अगर क्रिस्टल टूट जाए तो क्या होता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये बहुत अशुभ है, कोई बुरी खबर लाएगा या घर में नेगेटिविटी फैलाएगा। हाँ, ये डर बहुत आम है, लेकिन यहाँ स्रोत एक बिल्कुल अलग और ज्यादा सकारात्मक नजरिया पेश करता है। क्या कहता है स्रोत? वो कहता है कि क्रिस्टल का टूटना अशुभ होने के बजाय इस बात का संकेत हो सकता है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है, या उसने वो नकारात्मक ऊर्जा सोख ली है जिससे वो आपकी रक्षा कर रहा था, और अब वो ऊर्जा उससे बाहर निकल रही है। अच्छा, मतलब वो नेगेटिविटी छोड़ रहा है। हाँ, तो टूटना असल में नकारात्मकता लाने की बजाय उसे आपसे दूर करने या उसे छोड़ने, रिलीज करने का प्रतीक हो सकता है। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। है ना? स्रोत सलाह देता है कि ऐसे टूटे हुए क्रिस्टल को फेंकने के बजाय उसे सम्मान के साथ किसी पौधे की मिट्टी में दबा देना चाहिए। मिट्टी में? क्यों? ताकि उसकी ऊर्जा वापस पृथ्वी में चली जाए। एक तरह से इसका चक्र पूरा हो जाता है। ये अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव का संकेत है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। टूटना मतलब काम पूरा होना, न कि बुरा होना। कमाल है। अच्छा, और क्या क्रिस्टल एक बार खरीद लेने के बाद हमेशा एक जैसे काम करते रहते हैं? क्या वो ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें एक बार ले लिया तो बस हमेशा चलते रहेंगे? नहीं नहीं, स्रोत साफ करता है कि ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, क्रिस्टल कुछ हद तक, आप कह सकते हैं, बैटरी की तरह काम करते हैं। बैटरी की तरह? हाँ, वे अपने आसपास के माहौल से और जिस व्यक्ति के साथ हैं उससे लगातार ऊर्जा सोखते रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। समय के साथ ये ऊर्जा उनमें जमा हो जाती है और उनकी अपनी प्राकृतिक कंपन या ऊर्जा कम हो सकती है। तो उन्हें रिचार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल। उन्हें असरदार बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर साफ करना, मतलब क्लींस करना और रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। बिना देखभाल के वे या तो काम करना बंद कर सकते हैं या उनकी ऊर्जा स्थिर या भारी हो सकती है। थोड़ा रुककर, बैटरी की तरह, इस सोचने का अच्छा तरीका है। मतलब ये लगातार देते नहीं रहते, उन्हें भी देखभाल चाहिए। आपने क्लीन्स और रिचार्ज करने की बात की। इसी से जुड़ा एक और आम ख्याल है कि सभी क्रिस्टल्स को रिचार्ज करने के लिए धूप में रखना चाहिए। क्या ये सही तरीका है? ये एक और आम गलतफहमी है जिसे स्रोत सुधारता है। सूरज की रोशनी बेशक कई क्रिस्टल्स के लिए एक ताकतवर रिचार्जिंग स्रोत है, लेकिन सभी के लिए नहीं। सभी के लिए नहीं? नहीं, स्रोत बताता है कि कुछ क्रिस्टल्स जैसे कि एमेथिस्ट या रोज क्वार्ट्ज,
वो ज्यादा देर तेज धूप में रहने से फीके पड़ सकते हैं, उनका रंग उड़ सकता है। ओह, हाँ, या उनकी ऊर्जा की प्रकृति बदल सकती है। इसलिए धूप हमेशा सबसे अच्छा या एकमात्र तरीका नहीं है। तो फिर धूप के अलावा और क्या तरीके हैं उन्हें रिचार्ज करने के? स्रोत कुछ और बताता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत कई और कारगर तरीके बताता है, जैसे पूर्णिमा की चांदनी में रखना। ये एक सौम्य फेमिनिन ऊर्जा देती है जो कई क्रिस्टल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। चांदनी, ठीक है। और कुछ क्रिस्टल्स को बहते पानी के नीचे रखकर साफ और रिचार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, सभी क्रिस्टल पानी में नहीं रखे जा सकते। कुछ घुल सकते हैं या खराब हो सकते हैं, जैसे सेलेनाइट। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। एक और तरीका है उन्हें सीधे पृथ्वी की मिट्टी में कुछ समय के लिए दबा देना, ताकि वे धरती की स्थिर और ग्राउंडिंग ऊर्जा से जुड़ सकें। मिट्टी में दबाना। इसके अलावा ध्वनि का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे सिंगिंग बोल की आवाज या ट्यूनिंग फोक का कंपन। ये भी क्रिस्टल को साफ और रिचार्ज कर सकता है। तो इतने सारे तरीके हैं। हाँ, कौन सा तरीका अपनाना है ये क्रिस्टल के प्रकार और आपकी अपनी सहज समझ पर निर्भर करता है। ये तो बहुत सारे विकल्प है। मतलब क्रिस्टल की देखभाल भी काफी ध्यान से करनी पड़ती है। चलिए अब कुछ और गहरे मिथकों पर आते हैं जो क्रिस्टल के असर और उन पर विश्वास करने से जुड़े हैं। क्या वो जादू की छड़ी की तरह तुरंत काम करते हैं? क्या ऐसा होता है कि आज क्रिस्टल पहना और कल सारी मुश्किलें हल? लोग ऐसा सोचते हैं कई बार। हाँ, ये उम्मीद बहुत लोग रखते हैं, पर स्रोत के हिसाब से ये उम्मीद रखना सही नहीं है। क्रिस्टल कोई झटपट समाधान या क्विक फिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्रोत उन्हें लॉन्ग टर्म एलाइज कहता है, यानी लंबे समय तक साथ निभाने वाले सहयोगी। लॉन्ग टर्म एलाइज, हाँ, वे बहुत सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों पर काम करते हैं। धीरे धीरे हमारे ऊर्जा क्षेत्र, हमारे ऑरा को संतुलित करते हैं, ऊर्जा के प्रवाह में आई रुकावटों को हटाते हैं और सकारात्मक बदलावों के लिए माहौल बनाते हैं। ये एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया है, कोई चमत्कारी घटना नहीं जो रातों रात हो जाए। तो धैर्य रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है, धैर्य और निरंतरता। तो अगर वो तुरंत काम नहीं करते, तो फिर इस दावे का क्या कि क्रिस्टल पहनने से तुरंत पैसा आने लगता है या प्यार मिल जाता है? ऐसा बहुत सुनने में आता है। लोग इसी उम्मीद से खरीदते भी हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस पर काफी स्पष्ट नजरिया देता है। देखिए, क्रिस्टल बेशक शक्तिशाली साधन हैं जो हमारे इरादे, हमारे इंटेंशन को मजबूत कर सकते हैं। वे हमारी सोच और ऊर्जा में ऐसे बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं जो पैसा या प्यार जैसी चीजों को आकर्षित करने के लिए जरूरी माहौल बनाए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई क्रिस्टल आत्मविश्वास बढ़ा सकता है या कोई दिल के पुराने जख्म भरने में मदद कर सकता है, जिससे नए रिश्तों के लिए जगह बने। अच्छा, तो वो माहौल बनाते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि क्रिस्टल अपने आप ये चीजें प्रकट या मैनिफेस्ट नहीं कर देते। मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपकी तरफ से भी कोशिश, सही इरादा और सबसे जरूरी सही दिशा में कदम उठाना यानी अलाइंड एक्शन भी उतना ही जरूरी है। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्रिस्टल इसमें आपके सहायक हो सकते हैं, आपकी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं, पर वो आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकते। वे जादुई छड़ी नहीं है जो बिना कुछ किए सब दे लें। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब क्रिस्टल सहायक है, शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल सही, सहायक। अब आखिरी और शायद सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या क्रिस्टल सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप उनमें विश्वास करते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक प्लेसीबो इफेक्ट है, मतलब मन का वहम? ये सवाल बहुत उठता है। स्रोत इस पर एक दिलचस्प और मैं कहूँगा संतुलित जवाब देता है। वो बताता है कि क्रिस्टल प्राकृतिक चीजें हैं, उनकी एक खास आणविक संरचना होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस संरचना के कारण वे स्वाभाविक रूप से एक निश्चित कंपन या ऊर्जा तरंगे, वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक उपकरणों से मापा भी जा सकता है। हाँ। ये कंपन हमारे आसपास के ऊर्जा क्षेत्र से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे हम सचेत रूप से उनमें विश्वास करें या ना करें। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, चाहे आप माने या ना माने, असर तो होगा। तो मतलब विश्वास ना भी हो तो भी वो असर करेंगे। स्रोत के अनुसार उनका एक भौतिक स्तर पर असर होता है, उनकी ऊर्जा तो निकलती ही है, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। स्रोत ये भी मानता है कि विश्वास, इरादा और एक खुला नजरिया ये अनुभव को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा, कैसे? जब आप किसी क्रिस्टल पर विश्वास करते हैं और एक खास इरादे के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं,
तो आप उस क्रिस्टल की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। आपका मन खुला होता है। आपका विश्वास एक तरह से दरवाजा खोल देता है, जिससे वो ऊर्जा आप तक ज्यादा आसानी से पहुंच पाती है। तो विश्वास एम्पलीफायर की तरह है। हाँ, बिल्कुल। विश्वास शायद उनकी शक्ति का एकमात्र स्रोत न हो, पर यह निश्चित रूप से एक एम्पलीफायर या बढ़ाने वाला काम कर सकता है। तो ये पूरी तरह प्लेसिबो भी नहीं है और पूरी तरह विश्वास से परे भी नहीं है। दोनों का मेल असर को गहरा बनाता है। लेकिन क्या स्रोत इस बात पे गौर करता है कि अगर कोई बिल्कुल भी यकीन न करे तो क्या वो क्रिस्टल की ऊर्जा को अनजाने में ब्लॉक कर सकता है? क्या विश्वास न होना एक तरह की रुकावट बन सकता है? स्रोत सीधे तौर पर ब्लॉक करने की बात तो नहीं करता, लेकिन यह इशारा जरूर करता है कि खुलापन और ग्रहणशीलता, मतलब रिसेप्टिविटी, अनुभव को बढ़ाते हैं। तो इसका उल्टा भी सोचा जा सकता है कि एक बहुत मजबूत संदेह या नकारात्मक रवैया शायद व्यक्ति को उन सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति कम संवेदनशील बना दे। जैसे अगर आप दरवाजा बंद रखेंगे तो ताजी हवा अंदर कैसे आएगी? सही बात है। तो हाँ, विश्वास की कमी शायद आपको उन फायदों को महसूस करने से रोक सकती है जो क्रिस्टल दे सकता है, भले ही वो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा हो। हाँ, ये काफी संतुलित नजरिया है। प्लेसिबो भी नहीं, पर विश्वास मदद करता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि स्रोत के मुताबिक क्रिस्टल के साथ काम करते समय ऊपरी चीजों पर अटकने के बजाय, जैसे वो कैसा दिखता है, कितना महंगा है या कौन से नियम मान्य हैं, इनसे हटकर गहराई में उतरना ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपकी अपनी सहज बुद्धि, मतलब इंट्यूशन, क्रिस्टल के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता और उसकी ऊर्जा को समझना, ये कहीं ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि क्रिस्टल सिर्फ सुंदर पत्थर या चीजें नहीं हैं, वे गतिशील, ऊर्जावान साथी हैं, वाइब्रेंट एलाइज, जिन्हें नियमित देखभाल, सम्मान और समझ की जरूरत होती है। देखभाल और सम्मान। हाँ, उनके साथ एक रिश्ता बनता है जो समय के साथ विकसित होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीवित प्राणी के साथ होता है कुछ हद तक। ये सिर्फ उन्हें रखने की बात नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ने, उन्हें समझने और उनके साथ मिलकर काम करने की बात है। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, गिव एंड टेक। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, दो तरफा प्रक्रिया। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। स्रोत हमें नियमों और बाहरी दिखावे से आगे देखने के लिए कह रहा है। तो स्रोत की इस बात को मानते हुए नियमों से परे जाकर किसी क्रिस्टल के साथ सच में एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का मतलब क्या हो सकता है? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, ये शायद हमें अपने अंदर की आवाज पर और ज्यादा भरोसा करने, अपनी इंट्यूशन को सुनने और धरती के इन अनमोल खजानों के साथ अपने अनूठे कनेक्शन को खोजने और संवारने की प्रेरणा देता है।